नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 17 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक यानी कि टोटल 36 शिफ्ट में भूगोल वाले सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पहले दिन पहले शिफ्ट में ही पूछा गया था कि पेरियार नदी जो है वो आपके कौन से राज्य में बहती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि पेरियार नदी आपके केरल राज्य में बहती है। ध्यान रखिएगा कि केरल की ये सबसे लंबी नदी है और आपने इडुक्की डैम के बारे में भी पढ़ा होगा। वह डैम आपको इसी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो आपके कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो जहां पर अच्छी खासी मात्रा में वर्षा होती है वहां पर आपको ऐसे वन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात, मेघालय और मध्य प्रदेश था। तो इन राज्यों में से मेघालय में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक की जो चोटी है वो आपको मध्य प्रदेश स्टेट में देखने को मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि इस चोटी से टोटल आपकी 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है नर्मदा जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बाद में दूसरी नदी सोन है और तीसरी नदी का नाम है यहाँ पर वोहिला। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन रोकने का एक तरीका है। तो सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम लोग मृदा अपरदन को रोकने के तरीकों की बात करते हैं तो वृक्षारोपण हो गया, समोच्च रेखीय जुताई हो गई, सीढ़ी नुमा खेती हो गई। ये सारे आपके मृदा अपरदन रोकने के तरीके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मासिन राम नाम का जो स्थान है ये आपको कौन सी पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक वर्षा वाला ये स्थान है और ध्यान रखिएगा कि ये आपको मेघालय में खासी की पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के कुछ राज्यों में जो आम्र वर्षा है ये कब होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आम्र वर्षा है ये आपको ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलेगी। मानसून से पहले अप्रैल और मई में होने वाली जो वर्षा है इसे हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। अच्छा, इसका नाम आम्र वर्षा क्यों है? क्योंकि इसी वर्षा के बाद में जो आपके आम के फसल होती है वो पकने लगती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्षा ऋतु के बाद जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये आपके किस दिशा की ओर बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, उसके बाद में ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, नीचे आपकी मकर रेखा है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सूर्य है वो साल में एक बार कर्क रेखा पर आता है और एक बार आता है मकर रेखा पर। तो अगर हम लोग ITCZ की बात करते हैं तो ये आपके लो प्रेशर का एक क्षेत्र होता है और जाहिर सी बात है जहाँ पर हमारी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पर आपके लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। तो ITCZ जो है वो आपके सूर्य को ही फॉलो करता है, इसीलिए जो इसकी हमेशा स्थिति होती है वो सूर्य के साथ में बदलती रहती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव वनों की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम बंगाल राज्य में देखने को मिलेंगे। और आप सभी को ये पता है कि पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है यहाँ पर आपको एशियाई शेर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि असम का जो राजकीय पशु है यानी कि जो एक सींग वाला गैंडा है इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा फेमस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुसुम, साल और सागौन ये किस वन प्रकार के उदाहरण हैं। तो ध्यान रखिएगा कुसुम, साल और सागौन की बात करते हैं तो जो आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं उसके ये एग्जाम्पल हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया में अगर हम लोग टोटल एरिया की बात करते हैं
तो इसका कितने परसेंट हमारे भारत के हिस्से में आता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व में टोटल 2.4% जो यहाँ पर एरिया है वो आपके भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो ये जो आपका कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2012 में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की सहायता की जा रही है और ये हमारा अप्रैल 2012 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नदी विसर्प का निर्माण कैसे होता है? तो इसे जनरली हम लोग मेंडर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नदियां हमारी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर चलती हैं, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला रीजन जो है ये छूट जाता है और इससे नदियाँ हमारी एक अलग ट्रैक भी पकड़ लेती हैं, तो यही हमारा होता है विसर्प। तो ध्यान रखिएगा कि नदी का जो टेढ़े मेढ़े या सर्पीले मार्ग में चलने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं विसर्प, यानी कि यही आपका कहलाता है विसर्प। अगला प्रश्न पूछा गया कि छोटा नागपुर का जो पठार है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको झारखंड राज्य में देखने को मिलेगा। हालांकि इसका कुछ हिस्सा आपको बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो छोटा नागपुर के पठार का मेन कंपोनेंट है वो आपके झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेगिस्तान से संबंधित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया था जिसका नाम था बरखान। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो भी हमारे डेजर्ट वाले एरिया होते हैं वहाँ पर बलुई जो मिट्टी होती है या फिर जो भूमि होती है उसके द्वारा कुछ आपके टीले बना दिए जाते हैं और उन्हीं टीलों को हम लोग बर्फान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो जलधारा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा इसका नाम है एल नीनो। आपने पेरू और इक्वाडोर देश के बारे में सुना होगा जो कि दक्षिण अमेरिका के हैं। तो पेरू के पश्चिमी तट पर यहाँ पास में कई बार क्या होता है कि जो समुद्र का तापमान है वो आपके कुछ डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और ये घटना जो है वो पूरे विश्व के मानसून को या फिर जलवायु को प्रभावित करती है, तो इसी को हम लोग एल नीनो के नाम से जानते हैं। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी नॉर्मल स्थिति है उसी का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, इसे हम लोग लानीना के नाम से जानते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा इस विधि का नाम है बंदिश विधि। क्या नाम है? बंदिश विधि इसका नाम है। इसी प्रकार से केरल में जो जल संग्रहण की विधि है इसे हम लोग सुरंगम कहते हैं। बिहार में इसी को आहार और पाइन कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसी को हम लोग बंधारस कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे कुल कहा जाता है। तमिलनाडु में इसका नाम एरिस होता है। राजस्थान में इसको खादिन कहते हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इसको बंदिश नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भू आकृति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, तो इसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बांध के संरक्षण से क्या संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में आपको आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक संरचना और मनोविज्ञान दिया गया था। तो मनोविज्ञान का कोई लेना देना नहीं है बाढ़ के संरक्षण से, तो मनोविज्ञान हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि झारखंड की जो गुआ की खान है ये खान आपके किस लिए फेमस है? तो अगर हम लोग इस माइन की बात करें तो ये हमारे आयरन अयस्क की एक खान है, यानी कि जो लौह अयस्क होता है उसी की माइन गुआ है और ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय राज्य में लिविंग रूट ब्रिज आपको देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को के संभावित सूची में भी इसको पिछले साल शामिल किया गया था और ये जो लिविंग रूट हैं वो आपको मेघालय में देखने को मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि रबर फिग यानी कि फाइकस इलास्टिका नाम का एक वृक्ष है और इसी के जड़ों का यूज करके खासी और जयंतिया जनजाति के जो लोग हैं वो आपके ब्रिज का निर्माण कर देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मोनोजाइट किस राज्य में पाया जाता है? तो मोनोजाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा
कि मोनोजाइट आपके थोरियम का एक अयस्क होता है और मुख्य रूप से जो हमारे तटीय राज्य हैं वहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे केरल हो गया, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और उड़ीसा है, यहाँ पर आपको मोनोजाइट मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ी खारे पानी की ब्रैकिश वाटर झील किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ब्रैकिश वाटर झील के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चिलिका। अगर आपके सामने ब्रैकिश जैसा शब्द ना दिया हो, केवल आपसे इतना पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब आपका उत्तर हो जाएगा सांबर लेक। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, तब भी आपका उत्तर होगा यहाँ पर सांभर। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा भूभाग 2500 किलोमीटर फैला है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये हमारी सिंधु नदी बहती है, यहीं से आपकी ऐसे ब्रह्मपुत्र आती है, तो इसके बीच में आपसे 2500 किलोमीटर फैले भाग के बारे में पूछा गया है। तो ये भाग हमारा हो जाएगा हिमालय पर्वत। क्या होगा? हिमालय पर्वत होगा। अगर प्रश्न थोड़ा और अलग तरीके से पूछा गया होगा तो यहाँ पर जो उत्तरी भारत का मैदानी भाग है, जिसे हम लोग गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग कहते हैं, तो वो भी आपको इसी के बीच में मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गंगा नदी में कोलीफॉर्म नाम का जो बैक्टीरिया है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जली हुई लाशों का जो निस्तारण किया जाता है, या फिर जो आपके सीवर का पानी सीधे घर में आता है जो कि मानव के मल में होता है, तो इसी से ई कोली नाम का जो बैक्टीरिया है ये हमारे गंगा नदी में पहुंचता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। तो ये प्रश्न आपके 2018 में भी पूछा गया था। तो भारत को हम लोगों ने मेनली 6 भौगोलिक भागों में बांटा हुआ है, जैसे कि उत्तरी और उत्तरी पूर्वी के जो पहाड़ हैं, उसके बाद में आपके उत्तर भारत का मैदान है, फिर हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बाद में भारतीय मरुस्थल है, फिर आपके तटीय प्लेन है यानी कि जो हमारा तटीय वाला रीजन है, और फिर आता है आइलैंड का क्षेत्र। तो इस प्रकार से टोटल 6 भौगोलिक भागों में हमने इन्हें बांटा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कारण है। तो वायु प्रदूषण की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ये आपके वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि वायु प्रदूषण आपके बहुत सारे कारणों से फैलता है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट एक ऐसा कारण है जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो ये वर्षा आपको पश्चिमी तट में देखने को मिलेगी। जैसे ये हमारा भारत है तो यहाँ पर आपका पश्चिमी तट है, तो जब भी आपका मानसून इंटर करता है तो सबसे पहले इन्हीं तटों से टकराता है, और यहाँ पर जो भी हमारे एडजेसेंट राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी नदी कच्छ के रन में जाकर के गिरती है। तो इस नदी का नाम आप सभी को पता होगा, लूनी इस नदी का नाम है, जो कि कच्छ के रन में जाकर के विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो 4 आपको नदियां दी गई थी, जिसमें से आपको बताना था कि कौन सी एक सहायक नदी नहीं है, और ऑप्शन में एक नदी का नाम था गंडक, तो ये इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो ल्यासा हो गया, न्यांग नदी है, पारलुंग जांगबो है, लोहित है, दिसांग है, धनश्री है, कोलोंग है, कोपली है, भुरोलू है, ये सारी हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उड़ीसा के बोलांगीर, कालाहांडी और कोरापुट जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस खनिज का नाम है बॉक्साइट। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, और ये आपको सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेड सैंडल्स या फिर जो रेड सैंडलवुड के वृक्ष हैं, ये आपको किस भारतीय राज्य में देखने को मिलेंगे। तो ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। पुष्पा द राइज नाम की मूवी आपने देखी होगी, तो अभिनेता अल्लू अर्जुन के द्वारा जो यहाँ पर लाल चंदन की तस्करी की जाती है, उन्हीं वृक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, और ये आपको रियलिटी में आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल है जिसका उपयोग भारत करता है। तो ध्यान रखिएगा 20% जल का उपयोग भारत के द्वारा किया जाता है।
19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में कराची में सिंधु जल समझौता हुआ था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और इसी के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ था कि सिंधु और उसकी जो अन्य 5 सहायक नदियां हैं उनके जल को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पैंथालासा क्या है। तो पैंथालासा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका एक सुपर ओशियन था। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पृथ्वी के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर पहले एक बहुत बड़ा सा महाद्वीप था और इस महाद्वीप को हम लोग कहते थे पैंजिया, और यहाँ पर जो पूरा फैला हुआ सागर था इसी सागर को हम लोग कहते थे पैंथालासा। तो ध्यान रखिएगा, पैंथालासा आपका सुपर ओशियन था और अगर हम लोग पैंजिया की बात करते हैं तो ये हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था। अगला प्रश्न पूछा गया कि महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके कौन से राज्य में स्थित हैं। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेंगी और जो हमारे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से एक आपका महेंद्रगिरी भी है और ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खड़ीन किस राज्य का जल संरक्षण का तरीका है। तो ये मैंने आपको अभी ऊपर भी बता दिया कि ये हमारे राजस्थान राज्य में जल संरक्षण का एक तरीका है और ये प्रश्न ऑलरेडी 2 बार परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उमानंदा द्वीप जो है वो किस नदी में स्थित है। दरअसल प्रश्न ये पूछा गया था कि जो सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है ये कौन सी नदी में है। तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेगा जो कि असम राज्य में बहती है। बाकी अगर हम लोग विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करते हैं जिसका नाम मांजुली है तो वो भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी में ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्योक किसकी सहायक नदी है। तो श्योक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की सहायक नदी है, इसका नाम है श्योक। अन्य सहायक नदियों की बात करें सिंधु की तो जास्कर, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज ये सब आपको पता ही होगा। इसके अलावा श्योक है, काबुल है, गिलगित है, स्वात, खुर्रम, जोब, ये सारी भी हमारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में जो हमारे चक्रवाती तूफान होते हैं इनको बोरडोई शिला के नाम से जाना जाता है। तो ये तूफान आपको असम राज्य में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? असम राज्य में आपको ये तूफान देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि डोल ड्रम पेटी का जो दबाव है ये कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, डोल ड्रम पेटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका दबाव होता है निम्न। क्या होता है ये डोल ड्रम पेटी? मैंने अभी आपको ITCZ के बारे में बताया था। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है, यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा से आप लोग 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं, 10 डिग्री साउथ की ओर जाएं तो यहाँ का जो ये पूरा रीजन है बीच वाला, इसी को हम लोग डोलड्रम बेल्ट कहते हैं और इसे शांत पेटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है अन्य अक्षांशों की तुलना में थोड़ा सा शांत होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि काल बैसाखी का जो संबंध है किस भारतीय राज्य से है। तो काल बैसाखी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार से चक्रवाती तूफान ही होता है और ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, काल बैसाखी एक मौसमी घटना है। वहीं पर अगर हम लोग बैसाखी की बात करते हैं तो बैसाखी आपका एक त्यौहार है जो कि पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, काल बैसाखी मौसमी इवेंट है जबकि बैसाखी एक त्यौहार है। अगला प्रश्न सिंपल सा पूछा गया कि सरदार सरोवर डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये आपको गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो जो हमारे मैंग्रोव वन हैं मुख्य रूप से आपके पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुल्लू और कांगड़ा की जो घाटी है ये आपके कौन से राज्य में है। तो कुल्लू और कांगड़ा की घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो हमारा तमिलनाडु राज्य है वो आपको पहले स्थान पर देखने को मिलेगा, गुजरात दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र आपके तीसरे स्थान पर है। वहीं पर अगर हम लोग दुनिया की बात करते हैं
तो चीन पहले, अमेरिका दूसरे, जर्मनी तीसरे और भारत आपको दुनिया में चौथे स्थान पर मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिसे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये आपके प्रशांत और आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत और आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं, ये आपके किसका हिस्सा हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। तो मेघालय का पठार आपने सुना भी होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारे हिमालय का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि ये जो मेघालय में पठार हैं ये आपके हिमालय का हिस्सा हैं, लेकिन ये आपका पठार है और ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसका नाम क्या है? तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका नाम है मांजुली। और सबसे छोटा अभी मैंने आपको बताया ही था, इसका नाम है उमानंदा। इसके अलावा एक मयूर या पिकॉक द्वीप है, वो भी आपको इसी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उड़ीसा, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इन क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में वर्षा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर संरक्षित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग ब्लैक बक कहते हैं, जिसे आप लोग चिंकारा कहते हैं, ये एक ऐसा जानवर है जो कि सलमान खान को देख करके डरता भी है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में चिंकारा को आपके संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 724 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो इस नदी का नाम है तापी रिवर। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो मुल्ताई नाम का स्थान है, वहाँ से ये नदी आपकी निकलती है और उसके बाद में गुजरात में इंटर करते हुए वे आप खंबात में जा करके ये अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से बात करें तो टोटल यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, लेकिन जो आपकी सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है कृष्णा। तो ध्यान रखेंगे, कृष्णा रिवर है, कोयना रिवर है, वेन्ना रिवर है, सावित्री और गायत्री नदी हैं। ये सारी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि शीशम, साल, सागौन के जो वृक्ष हैं ये आपको किस प्रकार के वनों में देखने को मिलेंगे? तो ये आपको आर्द्र पर्णपाती वनों में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि आर्द्र पर्णपाती वन हमारे ऐसे वन हैं जहाँ पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, और ये जो वन है इसमें आपको सागवन, साल, शीशम, महुआ, आंवला और कुसुम के वृक्ष देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से एक हमारा शुष्क पर्णपाती वन होता है जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और यहाँ पर आपको पलास, अमलतास, बेल, खैर इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जास्कर, नुब्रा और श्योक किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये सारी हमारे सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और सिंधु की ये सारी आपकी नदियाँ सहायक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो आपके किस राज्य से गुजरती है? तो इंदिरा गांधी नहर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान राज्य से होकर के गुजरती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों का जहाँ पर संगम होता है, वहाँ पर जो हरिके बैराज बना हुआ है वहीं से इस नहर को निकाला गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जम्मू कश्मीर से बहने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी इस नदी का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहार की शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो इस नदी के कारण बिहार राज्य में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है और नदी का नाम है आपकी कोसी नदी। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि दामोदर नदी जो कि आपके पश्चिम बंगाल में बहती है, इसको हम लोग बंगाल का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नुब्रा घाटी का कौन सा हिमनद विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है?
तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका है सियाचिन ग्लेशियर। ये आपके दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है और ये आपके गैर ध्रुवीय क्षेत्रों का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो अगर हम लोग बारी दोआब की बात करते हैं तो ये आपके रावी और ब्यास नदियों के बीच का क्षेत्र है। अन्य दोआब की बात करें तो इसी प्रकार से आपका जो गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है इसे हम लोग दोआब कहते हैं। बिस्त दोआब ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। जेच दोआब की बात करते हैं तो ये आपके झेलम और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से बांध का फंक्शन क्या नहीं है या फिर बांध के कार्य कौन से नहीं हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बांध के कई सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु जल, सिंचाई का कार्य हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया, अंतर्देशीय नौ परिवहन हो गया। तो ये सारे बांध के फंक्शन हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार है जो कि लौह अयस्क से समृद्ध है। तो छोटा नागपुर का पठार जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि लौटते हुए मानसून के द्वारा किस राज्य में वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून के द्वारा आपके तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। रीजन इसके पीछे का ये होता है कि जब इस प्रकार से मानसून हमारा लौटता है तो ये आपके बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरता है, यहाँ से ये आपके जलवाष्प को उठाता है और लौटते समय ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है ये आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है और मुख्य रूप से इलाहाबाद का जो नैनी नाम का शहर है वह स्थान है, वहाँ से ये रेखा हमारी गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी गैस है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो इस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम है। ओजोन परत ये आपकी एक ऐसी लेयर है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। मैंग्रोव वन की क्या विशेषता होती है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं ये हमारे खारे पानी में उगने वाले पौधे होते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि सुंदरी नाम का जो वृक्ष है वो भी आपके मैंग्रोव वन में ही मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया, रिपीट हुआ कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से ये टोटल 5 नदियाँ आपकी निकलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि धुआंधार जलप्रपात का जो निर्माण है ये किस नदी के द्वारा होता है। तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें इसका निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो जबलपुर नाम का शहर है वहाँ पर आपको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मौसम में वृक्ष सारी पत्तियां गिरा देता है या फिर गिर जाती हैं। तो ये हमारे बसंत ऋतु का समय होता है। मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के पौधे होते हैं ये आपके बसंत ऋतु की शुरुआत में ही अपने सारे पत्तों को गिरा देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेतड़ी की जो कॉपर की माइन है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगी। तो ये जो माइन है ये राजस्थान राज्य में आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो ये आपके गोदावरी नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग गौतमी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान आपको ये भी रखना है कि ये जो हमारी नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपोष्ण कटिबंध का औसत तापमान कितना होता है। तो उपोष्ण कटिबंध की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 से 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ का औसत तापमान होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांध से कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा खेतों की सिंचाई इससे हम करते हैं, ये सारे इसके उपयोग होते हैं। अब समस्या आप लोग ऑप्शन को देख करके ही सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि जास्कर, महादेव, पीर पंजाल और काराकोरम। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर महादेव रेंज है वो आपके सतपुड़ा की पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो यहाँ से हमारी दामोदर नदी निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया
कि पर्णपाती वनों में कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो पर्णपाती वनों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इसके भी दो भाग हैं, जो आर्द्र पर्णपाती वन है जहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, तो यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी प्रकार से अगर हम लोग शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आपके सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। काली से तीस्ता नदी के बीच का जो रीजन है इसे हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता से दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि मालवा के पठार से निकलती है। तो कई सारी नदियां हैं, जैसे कि बेतवा है, केन है, चंबल है, काली है। ये सारी नदियां जो हैं वो आपके मालवा के पठार से निकलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, और जो हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है इसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर मिलती हैं। तो लाल और पीली मिट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके भारत के कई राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उसके बाद में मेघालय, नागालैंड, इन राज्यों में आपको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी से जो भी आपके 80 से 85 प्रश्न पूछे गए थे 36 शिफ्ट में, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज शिक्षक दिवस है तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस प्रकार से आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।